वेव प्रोपोगेशन, अगला टॉपिक है वेव प्रोपोगेशन इन एन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एन एक था लीनियर आइसोट्रोपिक, ये उल्टा उसका, एन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब एन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा इसका मतलब सब समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि मीडियम में दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने पर वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परमिटिविटी, परमेबिलिटी चेंज होगी। इफ एनीवन इज आस्किंग टू यू व्हाट इज द मीन ऑफ द आइसोट्रोपिक एंड नॉन आइसोट्रोपिक, अगर आपसे कोई पूछता है कि आइसोट्रोपिक मीडियम और नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब क्या है, समांगता और विषमांगता का अर्थ क्या है, देन यू हैव टू से कि किसी एक दिशा में जाने पर वो उसमें बदलाव ना है। आई एम गिविंग यू सब सुपर्ब एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू। मान लीजिए यहाँ पर एक मुझे फोड़ा है, फोड़ा, यू नो द मीन ऑफ फोड़ा, समझ में आ रहा होगा फोड़ा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक फोड़ा है, अगर कोई मुझसे कहता है कि ये वाला रीजन कैसा है, इस रीजन को बताइए, देन आई विल से कि इस रीजन में सब जगह मांसपेशियां समान हैं और जो बॉडी सेल्स हैं वो एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर जाऊंगा तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, इधर जाऊंगा तो कलर चेंज नहीं हो रहा है, जैसा कलर है वैसा ही कलर है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है। आई विल से दिस ब्रैकेट इज आइसोट्रोपिक, दिस इज आइसोट्रोपिक मीडियम। कैसा मीडियम है? आइसोट्रोपिक मीडियम। ओके, अगर यहाँ बात करी जाए क्या ये आइसोट्रोपिक है, तो हम बोलेंगे नहीं भाई ये आइसोट्रोपिक नहीं है। वाई? दिस मीडियम इज नॉट आइसोट्रोपिक बिकॉज ऑफ, अगर मैं यहाँ की तरफ जाऊँ तो मुझे यहाँ एक फोड़ा मिलता है, ये थोड़ी कटिंग का साइन मिलता है, जो चोट लग गई थी वो निशान है, तो ये पूरी तरह से एक समान नहीं है, तो इसे कहेंगे विषमांग मीडियम। हिंदी में विषमांग कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे एनआइसोट्रोपिक, और यहाँ पूरी तरह सेम है तो इसे कहेंगे आइसोट्रोपिक। तो आई होप आप समझ गए होंगे आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के बारे में। तो अभी तक, और ये है वैक्यूम, ये है वैक्यूम, ठीक है, ये है वैक्यूम, VACCUM वैक्यूम। तो वैक्यूम में मैंने आपको EM वेव पढ़ा दिया है, कैसे प्रोपोगेट करती है। वैक्यूम में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ प्रेशर कितना अप्लाई करेगा। रिफ्लेक्टिंग मीडियम में, एब्जॉर्बिंग मीडियम में मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंटिंग वेक्टर कितना होगा, मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी होगी, सब कुछ पढ़ा दिया वैक्यूम में। फिर वही चीज़ मैंने आपको आइसोट्रोपिक मीडियम में पढ़ा दिया है, जिसे कहते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम में, आइसोट्रोपिक। तो यही सब चीज़ें मैंने आपको लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम में पढ़ा दी हैं। अब बात आती है, यही सब चीज़ें पढ़ाई मैंने आपको कि कैसे प्रोपोगेट करता है, पॉइंटिंग वेक्टर कैसा होता है, पॉइंटिंग वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैसे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी एवरेज क्या होता है, प्रेशर कितना होता है, सब पढ़ लिया। अब यही चीज़ आती है एन आइसोट्रोपिक मीडियम में, एन आइसोट्रोपिक मीडियम में, एन आइसोट्रोपिक मीडियम, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एन आइसोट्रोपिक मीडियम। और इसके बाद हम यही चीज़ पढ़ेंगे प्लाज्मा मीडियम में। प्लाज्मा मीडियम के बाद मीडियम में आयन प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, तो इनमें से कहीं से भी एक विकल्प बनकर आ सकता है। तो जितने अच्छी तरीके से आप नोट्स बना सको उतना अच्छा है, बाकी टॉपिक ईजी है, कोई डिस्टर्बेंस की बात ही नहीं है। ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम, और मैंने आपको डिफाइन कर दिया व्हाट इज द मीन ऑफ एन आइसोट्रोपिसिटी। एन आइसोट्रोपिसिटी मीन्स if the internal materialistic property like refractive index and density are changing if you are going toward a particular direction, then this medium is called anisotropic medium या विषमांग मीडियम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एनिसोट्रोपिक मीडियम में क्या क्या चीज़ रखनी है आपको रखना है रो एफ की वैल्यू 0 होती है, फ्लो चार्ज डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक है 0 होगा फ्री चार्ज, तो अगर फ्री चार्ज 0 है तो JF की वैल्यू भी 0 होगी, फ्री करंट डेंसिटी भी 0 होगी। इसके बाद करते हैं तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन ई। एप्सिलॉन क्यों है? क्योंकि ये वैक्यूम नहीं है इसलिए एप्सिलॉन ई है। और बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू एच, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू एच। तो आप सोचेंगे कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। हम बात करते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी। इन आइसोट्रोपिक डायमीटर एप्सिलॉन इज नॉट ए स्केलर बट इट बिकम टेंसर। ओके, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड। ओके, लीव वी हैव वी। चलो एक बात और बता देता हूँ, एप्सिलॉन जो है, ये जो एप्सिलॉन है, इन एप्सिलॉन की बात कर रहा हूँ मैं, इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम, अरे बाप रे आइसोट्रोपिक क्यों लिख रहा हूँ, एन आइसोट्रोपिक लिखे ना। इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम एप्सिलॉन इज नॉट
ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, it is a tensor quantity here, it is a tensor quantity here, tensor quantity here। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये टेंसर है। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, डेल डॉट डी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था। डी की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन ई रखो, डेल इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है, रो एफ की वैल्यू कितनी है 0, कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू होगी एप्सिलॉन ई और रो एफ की वैल्यू हो गई 0। ठीक, अब एप्सिलॉन ई मैंने रखा, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान समझते रहना। कंडीशंस आप देखेंगे तो आपको लीनियर डाइलेक्ट्रिक और लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम देखोगे तो सेम मिलेगा, कंडीशन तो सेम है। अब देखो डील कैसे करना है। अगर डी की वैल्यू मैं एप्सिलॉन ई रख रहा हूँ, अगर एप्सिलॉन मैं बात करूँ पिछले केस में क्या था, अगर चीज़ लीनियर है तो वो पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगी, वहाँ की परमिएबिलिटी जब इससे इंडिपेंडेंट होगी तो कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देंगे तो डेल डॉट ई 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो डेल पर डिपेंड करेगा। व्हाट इज डेल, डेल इज डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल इज डेल वाई जे कैप, डेल डेल जेड के कैप। इसका मतलब ये एक तरीके से यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, तो उस पर डिपेंड करेगा, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, एम्प्लाइज कि इस स्थिति में डेल डॉट ई का मान 0 नहीं होता है। एनाइसोट्रोपिक मीडियम में डेल डॉट ई का मान 0 नहीं होता है, क्योंकि बीच में एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक, डेल डॉट बी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये हमेशा 0 ही रहता है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, और डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन और डेल ई ओवर डेल टी। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आई होप। ठीक, अब आता है के और ई के साथ का रिलेशन देखते हैं। तो के और ई के साथ का रिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी देखना है हमें। ठीक, कैसे मीडियम में, जब मीडियम एनाइसोट्रोपिक हो तो के, देखो बाकी सब चीज़ें तो सेम रहेंगी, तो बाकी सब चीज़ें नहीं पढ़ा रहा मैं, के और ई का रिलेशन पढ़ा रहा हूँ। के और ई के रिलेशन को समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले ये बात बताई होगी कि डेल का मान होता है आई के और डेल ओवर डेल टी का मान होता है माइनस के आई ओमेगा, शायद यही होता है, मुझे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लीजिएगा। यही होता है शायद, 2-3 कदम पीछे ही पढ़ाया है, 2-3 कदम पीछे ही पढ़ा है। ठीक, फिलहाल अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यहाँ पर आपका डेल डॉट ई 0 के इक्वल नहीं है। जब डेल डॉट ई 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब डेल की वैल्यू के रखूँगा आई के, तो के डॉट ई भी 0 के इक्वल नहीं होगा, के डॉट ई भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ प्रोपोगेशन की, तो आप देखेंगे कि ई एम वेव के प्रोपोगेशन में के प्रोपोगेशन डायरेक्शन ये है कि के जो है वो ई के परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब कुछ इस तरीके से मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका नेचर भी कुछ अलग डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन जो है कुछ चेंज हो जाएगी, किसमें, एन आइसोट्रोपिक मीडियम में। एन आइसोट्रोपिक मीडियम में याद रखेंगे कि यह के डॉट ई 0 नहीं होता है, अदरवाइज आपको 0 मिलेगा। तो आई होप आप इस चीज़ को याद रखेंगे एन आइसोट्रोपिक मीडियम में। हम कंफ्यूज्ड, कौन सा एरो किधर है, एनाइसोट्रोपिक है, कोई दिक्कत नहीं। डोंट वरी, इट इज एनाइसोट्रोपिक, दैट इज रशियन इंग्लिश। इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ ऑल ओवर हियर, बट आई वांट टू ड्रॉ, दैट्स व्हाई आई एम ड्रॉइंग इट। गलत हो गया ना, पता कहाँ चल रहा है गलत हो गया, एनाइसोट्रोपिक है, कोई दिक्कत नहीं। ये के है, ये ई है, ये बी है, बी है। अपनी कॉपी में अच्छा बनाएं। और ये फैक्टर थोड़ा मुझे गलत लग रहा है क्योंकि ये भी इसी दिशा में चला गया और इससे अगला ये भी इसी दिशा में चला गया, गलत है, इसे क्रॉस कर दे रहा हूँ मैं, आप खुद बना लें, एडजस्ट कर लें। ठीक है, ठीक, कंक्लूजन निकालते हैं हम जरा इससे कंक्लूजन। अच्छा, एस की वैल्यू कितनी होती है, एम्प्लाइज पॉइंटिंग वेक्टर कितना होगा इसका, POYNTING, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, वेक्टर एस की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर एस की वैल्यू होगी ई क्रॉस एच,
ई क्रॉस एच होगा। तो कंक्लूजन देखेंगे क्या है, कंक्लूजन है डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। इस चीज को देख के बता रहे हैं हम लोग कंक्लूजन, डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन direction of the wave propagation and the direction of energy flow are not same। बड़ा शोर मचाते हैं बच्चे यहाँ पर। सेम क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप देखें जब k डॉट ई इक्वल टू 0 है, मतलब k ई के परपेंडिकुलर नहीं है। जब k ई के परपेंडिकुलर नहीं है, पॉइंटिंग वेक्टर के पैरेलल भी नहीं होगा k, क्योंकि e क्रॉस b करके जो है वो ऐसा आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। आर नॉट सेम, डायरेक्शन बताऊंगा अभी आपको। आर नॉट सेम इन एनी आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, रीज़न समझते हैं हम, ठीक है, अभी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास डायरेक्शन है k और जो e के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये मैंने k ले लिया, ठीक है, और ये e के परपेंडिकुलर नहीं है तो e ले लिया यहाँ पे, ठीक। और e और b परपेंडिकुलर है, b कह दो या h कह दो, परपेंडिकुलर है, यहाँ ले लिया मैंने b। तो इनका क्रॉस करूँगा तो पॉइंटिंग वेक्टर तो इधर आएगा s। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन k एंड द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो s आर नॉट सेम इन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बिल्कुल सेम नहीं है। और अगर इनके बीच के एंगल की बात करें, इनके एंगल को थीटा मान लूँ मैं, तो रिलेशन होगा tan थीटा इक्वल टू ई जेड अपॉन ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कॉम्पोनेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट, ठीक। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे। मेनली क्या बताया मैंने आपको, थोड़ा यहाँ पे ये डायरेक्शन बता देता हूँ। इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन कहा गया है और इस डायरेक्शन को z डायरेक्शन कहा गया है, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ई एक्स और ई जेड। और फिर आप tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा यहाँ से निकालेंगे, ये tan थीटा है तो ये भी tan थीटा होगा। और अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो लंब बटे आधार, लंब कितना होगा ई जेड, ऑफकोर्स ई जेड अपन आधार कितना होगा ई एक्स, सही है। तो आपने बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, देखो ऐसे ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये कॉम्पोनेंट यहाँ मान लो, ऐसे कर लो। इसके दो घटक होंगे ई के, इधर की तरफ जो होगा वो होगा ई जेड, इधर की तरफ जो होगा वो होगा ई एक्स। ई जेड को पैरेलल मान के ऊपर ले आओ, ई जेड पैरेलल आ गया, यहाँ लगाओ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, एंगल के सामने होता है लंब ई जेड, और एंगल के नीचे होता है आधार ई एक्स। नो डाउट ई जेड अपॉन ई एक्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, याद रखेंगे इसे, ओके। याद रखना है इसे क्या, tan थीटा इक्वल टू ई जेड अपॉन ई एक्स, ओके। अब चलते हैं हम अगले फॉर्मूले की तरफ, जिसे कहते हैं ई एम वेव प्रोपोगेशन थ्रू कंडक्टिंग मीडियम। इट इज़ ह्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट अस स्टार्ट। हैशटैग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन in conducting medium। कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन कैसा होता है ये देखेंगे हम, ठीक। हैशटैग ठीक कर लेते हैं, ओके, ठीक कर लेते हैं, ओके, ठीक कर लेते हैं, ओके। कंडक्टिंग मीडियम में कैसा होगा देखो। अब कंडक्टिंग मीडियम कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। कंडक्टिंग मीडियम कंडीशन क्या है कि अगर अब बात करें कोई कंडक्टर आपके पास हो, क्या हो, कंडक्टर, तो आपने पढ़ा होगा कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं होता, जो भी चार्ज दिया जाता है उसके सरफेस पर आ जाएगा। तो कंडीशंस क्या हैं, CONDITIONS कंडीशंस। सबसे पहले तो आपको अगर रो एफ की बात करें तो रो एफ की वैल्यू 0 होगी, लेकिन वो इनसाइड 0 होगी। कहाँ होगी, इनसाइड, कंडक्टर के अंदर ये 0 होता है।
अगर आपकी जे एफ की बात करें तो ये होता है सिग्मा ई के बराबर, सिग्मा ई के बराबर। आपके डी की बात करें तो डी बराबर होता है एप्सिलॉन ई के बराबर, और बी की बात करें तो बी होता है म्यू एच के बराबर। तो ये सारी सिचुएशन आपको यूज़ करनी है, किसमें आपको अप्लाई करना है, ये सब किसमें मैक्सवेल्स इक्वेशन में। अप्लाइंग दीज कंडीशन, अप्लाइंग these conditions in Maxwell equation, मैक्सवेल इक्वेशन में कैसे यूज़ करेंगे बताओ। मैक्सवेल इक्वेशन होती है पहले कितनी, डेल डॉट डी इक्वल टू रो, दूसरी कितनी होती है डेल डॉट बी इक्वल टू 0, तीसरी कितनी होती है डेल डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी। फिर क्या होता है, फिर होती है डेल क्रॉस डी। अब डेल क्रॉस बी की जो क्वेश्चन है वो क्या होती है, वो होती है जे एफ प्लस डेल जे डेल टी। अगर ये कायदे में देखा जाए, हम इसे एच की टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, डेल क्रॉस एच इक्वल टू कितना होता है जे एफ प्लस डेल डी ओवर डेल टी। यही तो करेक्टेड इक्वेशन होती है। अब चेंज करेंगे, हम वैल्यू पुट करते हैं, तो रो की वैल्यू कंडक्टिंग मीडियम में कितनी है, 0 हो गया, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब बात करते हैं जे एफ और इसकी बात करते हैं। तो जे एफ कितना सिग्मा ई है, जे एफ कितना सिग्मा ई है, मान रखो यहाँ पे। तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया सिग्मा इंटू ई प्लस डेल डॉट डी की वैल्यू कितनी एप्सिलॉन ई है, तो एप्सिलॉन ले लिया बाहर, डेल ई ओवर डेल टी। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक। और अगर इसको हम बी अपॉन एच की टर्म में लिखें तो डेल इक्वल टू कितना हो गया, बी अपॉन म्यू कर लूँ मैं, इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा वेक्टर ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू सिग्मा वेक्टर ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। कोई दिक्कत, ठीक। तो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन कंडक्टिंग मीडियम में ये हो गई, तीसरी इक्वेशन ये हो गई, और चौथी इक्वेशन ये हो गई, ठीक। अब बात करते हैं हम इसके बेसिस पर वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो वेव इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, वेव इक्वेशन के लिए आपको मैंने बताया था कि कर्ल लेते हैं थर्ड का, इसका, टू ड्राइव द वेव इक्वेशन, टू ड्राइव द वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड कहाँ है, ये रही, कितनी है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी। इसका कर्ल लेना है, कैसे देंगे, डेल क्रॉस, यहाँ भी डेल क्रॉस, कोई दिक्कत यही तो लिया जाएगा कर्ल, ठीक है। कर्ल ऑफ ए कितना होता है, कर्ल ऑफ ए होता है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई। ये तो बहुत सिंपल फॉर्म है, जिसे ना पता हो यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार और। कर्ल ऑफ ए का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस का डेल स्क्वायर है। ये बता रखा है मैंने बच्चों को, जो पहले लेक्चर्स पढ़ रहे होंगे उन्हें सब पता होगा इस मामले में। माइनस का डेल क्रॉस बी ओवर डेल टी। इसका मान कहाँ से रखते हैं, वो सेकंड से, बचपन से कर रहे हो यार। ये तो वेव इक्वेशन तो बहुत बार ड्राइव करते हैं, इसका मान 0 होता है। वेव इक्वेशन तो बहुत बार ड्राइव हो गई हैं, पर ये कंडक्टिंग मीडियम है ना, इसलिए इंटरेस्टिंग है। चलो आगे मान रखेंगे, अभी ऐसे रहने देता हूँ ना, नए पेपर पे पीछे की तरफ मान रखेंगे, मतलब पीछे पेपर पे माइनस से माइनस कैंसिल। कितना है डेल स्क्वायर ई इक्वल टू, कितना है बताओ, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू कितना आया था भाई, डेल ओवर डेल टी, कितना है ध्यान से देखो,
डेल स्क्वायर ई इक्वल टू डेल ओवर डेल टी डेल क्रॉस बी, ठीक है, डेल ओवर डेल टी डेल क्रॉस बी, और डेल क्रॉस बी का मान रख देंगे इक्वेशन थर्ड फोर्थ जो भी है वहाँ से मान रखेंगे। कौन सी इक्वेशन भाई? हाँ, किसका मान रखना है अपने को? डेल क्रॉस बी का। डेल क्रॉस बी कहाँ है? इक्वेशन फोर्थ में। इक्वेशन फोर्थ से मान रखो, मान रखो भाई इक्वेशन फोर्थ से कितना आएगा बताओ? डेल स्क्वायर ई इक्वल टू डेल ओवर डेल टी, मान कितना है? मान है म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी, ठीक। मल्टीप्लाई करो अंदर कितना आएगा? डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू कॉन्स्टेंट है, सिग्मा कॉन्स्टेंट है, डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाय डेल टी टू इक्वल टू 0, ठीक। इस चीज़ को इधर लाएंगे, एम्प्लाइज कितना हो जाएगा? डेल स्क्वायर वेक्टर ई माइनस का म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी माइनस का म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी टू। मुझे पक्का विश्वास है आपने बीएससी में ही नहीं पढ़ा होगा। ये जो वेव इक्वेशन आई है, दिस इज द, ये समझो जैसे वहाँ पर हमने, हाँ, दिस इज द ऑसिलेटरी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटरी या वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिंग मीडियम, इन कंडक्टिंग मीडियम, ओके। और देखो पहले से अगर हम मैच करें तो क्या अंतर है? सिर्फ इतने का अंतर है। इतने के तो अंतर है, इसे कहते हैं डैम्पिंग टर्म। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डैम्पिंग टर्म। ये टर्म होती है डैम्पिंग टर्म, डैम्पिंग टर्म, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक का निकालेंगे, सेम आ जाएगा, एम्प्लाइज मैग्नेटिक का कितना आएगा? डेल स्क्वायर वेक्टर बी इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल बी ओवर डेल टी माइनस का म्यू एप्सिलॉन। आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, देखो इजी है, सेम है, इक्वल टू 0। ये आगे मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, और ये क्या है? ये डैम्पिंग टर्म। क्या है? डैम्पिंग टर्म। समझ में आ गया? ठीक। अब बात आता है डैम्पिंग टर्म तो ये आ गया। अब हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? कंपेयर किससे करें? स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन तो कंपेयर करने लायक भी नहीं है, तो हम इसके लिए करेंगे ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक क्या अपनाएंगे? हमें पता है सॉल्यूशन कितना होता है वेव इक्वेशन का, बताओ। तो हमें पता है लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, सॉल्यूशन मान लो इसका, क्या मान लिया हमने? वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ई नोट ई टू द पावर, ई नोट इंटू ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। कितना माना हमने? आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब क्योंकि हमने कंडक्टिंग मीडियम माना है, तो नॉर्मल मीडियम तो है नहीं, तो कंडक्टिंग मीडियम में हम मान लेते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है वो के स्टार है। थोड़ा अलग मान लो, थोड़ा डिफरेंट मान लो, ठीक है, क्योंकि प्रोपोगेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया मैंने, यहाँ पे के स्टार इज अ कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर। क्या मान लिया हमने? COMPLEX, कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर, वेव वेक्टर मान लिया, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का मानेंगे तो कितना आएगा? वेक्टर बी इक्वल टू बी नोट इंटू ई टू द पावर आई वेक्टर के डॉट के स्टार आर माइनस का ओमेगा टी। आई होप मैग्नेटिक फील्ड भी क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन को हम अपनी मर्जी से इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जिससे कि आपका सॉल्यूशन आ जाए। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली में पुट करने जा रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, द वैल्यू ऑफ ई, 4 वो थी, 5 इक्वेशन मान लो, 6ठी इक्वेशन मान लो, इन इक्वेशन 5, इन बहुत शानदार चीज़ चल रही है इक्वेशन 5। जब आप MSc कहीं से करोगे तब आपको महसूस होगा क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए अच्छे अच्छे से नोट्स बनाना। यहाँ रखो
मान रखो कितना होगा, डेल स्क्वायर ई की वैल्यू कितनी है, ये ई नॉट इंटू ई टू द पावर आई के स्टार डॉट वेक्टर आर माइनस का ओमेगा टी। बिल्कुल सही बात है, रख दिया। माइनस का म्यू सिग्मा डेल ओवर डेल टी ई नॉट इंटू ई टू द पावर आई वेक्टर के स्टार वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, थोड़ी बड़ी हो रही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। म्यू एप्सिलॉन डेल टू ओवर डेल टी टू और वेक्टर ई का मान कितना है, ई नॉट इंटू ई की पावर आई के स्टार डॉट आर माइनस का ओमेगा टी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, इसे डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ भी नहीं है भाई साहब। डिफ्रेंशिएट करना तो आप लोगों को आते ही होगा अच्छे से। करें डिफ्रेंशिएट, पर्चा अपना वहाँ पहुँच के डिफ्रेंशिएट कर कैसे लेंगे। डायरेक्ट लिखूँ, क्या बोलो, डायरेक्ट मत लिखो। ठीक है, तो तुम मना कर रहे हो तो डायरेक्ट नहीं लिख रहे, डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम लोगों की खुशी के लिए, बच्चा पार्टी की खुशी के लिए। करवाई डिफ्रेंशिएट करवाओ, बोलो भी, देख के बोलो, डिफ्रेंशिएट करो कैसा होगा। डेल स्क्वायर, डेल क्या है पहली बात बताओ। डेल है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डेल क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो मैं डिफरेंशिएशन करूँगा। ठीक, अब मान लीजिए ये आर की टर्म में है, तो डेल का आर की टर्म में अगर हम जैसे मतलब के डॉट आर है और मैं इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ओपन कर रहा हूँ डेल स्क्वायर की वैल्यू, तो डेल ओवर डेल आर करके डिफरेंशिएट करेंगे और 2 बार जब डिफरेंशिएशन होगा तो के का आएगा के बार के स्टार का स्क्वायर। कितना आएगा, के स्टार का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आएगी क्वेश्चन, लिख दे रहा हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन वैसे, क्योंकि आपको लगेगा कंडक्टिंग मीडियम इतना भारी क्यों है, इसलिए आप एडजस्ट करके जरूर देखना है। के स्टार का स्क्वायर वेक्टर ई बार प्लस आई ओमेगा म्यू सिग्मा वेक्टर ई प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन वेक्टर ई इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्लाइज के स्टार का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू ई प्लस का आई ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक, ये इक्वेशन आ गए अपनी के स्टार के स्क्वायर के लिए। कैसे है, इसको सॉल्व करके बाकी चीज़ को 0 पे कॉल कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि यहाँ कुछ नहीं करना है। आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का डेल स्क्वायर ऑपरेटर रखेंगे आर डिपेंडेंट मतलब जिस पे सिर्फ आर फैक्टर आता हो। ठीक है, आर थीटा फाई में से सिर्फ आर वाला फैक्टर आता हो, वो आर वाला फैक्टर वाला जिसमें आर थीटा फाई में से सिर्फ आर वाला फैक्टर आता है वो रखेंगे और आप सॉल्व करेंगे। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे कॉफिशिएंट आएंगे, बहुत सारे ऐसे गुणांक आएंगे जिन्हें कॉमन लिया जा सकता है। और कॉमन लेके हम उन्हें अब क्या करेंगे, हम उन्हें 0 के इक्वल कर देंगे। जब उन्हें कॉमन लेकर 0 के ऊपर पहुंचेंगे तो सिर्फ इतनी सी इक्वेशन बचेगी और जिसको ठीक से रूपांतरित करके ढंग से लिखने पर सिर्फ इतनी सी इक्वेशन बचेगी। ठीक है, तो आप ज़रूर सॉल्व करें। मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है बिकॉज आई हैव नोट्स, तो मैं नोट्स की हेल्प से कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्किप करें, पर आप घर जाके ज़रूर सॉल्व करें। इससे इक्वेशन कैसा है। ठीक है, इसमें एरो बना दे रहा हूँ, इससे एरो बना दे रहा हूँ मैं, इससे ये इससे ये इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन कैसा है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि के स्टार एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मानी थी। लेट वी हैव के स्टार को जो मैंने कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मानी थी, तो मान लो क्या, अल्फा प्लस आई बीटा मान लो, अल्फा प्लस आई बीटा, वेयर अल्फा को क्या कहा जाता है, अल्फा को कहा जाता है प्रोपोगेशन कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है, प्रोपोगेशन कोफिशिएंट, PROPOGATION, प्रोपोगेशन कोफिशिएंट। तो अल्फा हो गया प्रोपोगेशन कोफिशिएंट, क्यों, क्योंकि के के अंदर आ रहा है, के क्या है, प्रोपोगेशन वेक्टर है, लेंगे, लेकिन कंडक्टिंग मीडियम है। तो कंडक्टिंग मीडियम में जब कोई प्रोपोगेशन वेक्टर हो तब उसे कहेंगे अल्फा को प्रोपोगेशन कोफिशिएंट।
ठीक। अब बीटा क्या होता है यहाँ पे, जैसे कहते हैं अटेन्यूएशन। क्या कहते हैं, अटेन्यूएशन। ये वाला पार्ट होता है रियल पार्ट। कैसा पार्ट है, रियल। बीटा है अटेन्यूएशन। क्या है, ATTENUATION, अटेन्यूएशन। याद रखेंगे, ये होता है इमेजनरी पार्ट, IMAGINARY, इमेजनरी पार्ट। बता रहा हूँ बहुत अच्छा बड़ा सॉल्यूशन है, इसलिए वहाँ पे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, स्क्वायरिंग। अब हमें के स्टार की वैल्यू निकालना है, तो के स्टार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के स्टार के स्क्वायर बहुत साइड कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, के स्टार का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस आई बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा आई बीटा। वी कैन से के स्टार का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस के आई 2 अल्फा बीटा। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में इसका मान रखो, बताओ कितना बचेगा। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस के आई 2 अल्फा बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू ई प्लस का आई ओमेगा म्यू सिग्मा। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करो। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट करो, कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर म्यू ई, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा म्यू सिग्मा। क्या इन दोनों के हेल्प से हम निकाल सकते हैं अल्फा और बीटा के मान अलग अलग निकाल सकते हैं। ऑन सॉल्विंग दोज टू इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशन वी गेट तो हमें मिलेंगे अल्फा और बीटा के मान। कितना हुआ देखो, अल्फा का मान आएगा आपका ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई टू ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ये हो गया अल्फा का मान। ऐसे बीटा का मान कितना आएगा, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1 का 1/2। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा याद कैसे करें, तो आपको इतना याद रखना है कि जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में जाती है तो कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपोगेशन को समझाने के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोपोगेशन वेक्टर मानते हैं के स्टार। तो कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन को समझाने के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं के स्टार। जब कभी कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन को समझाना हो तो हम वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं के स्टार, जिसकी इक्वल होता है अल्फा प्लस आई बीटा, जहाँ अल्फा की वैल्यू होती है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, और बीटा की वैल्यू होती है बीटा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। तो अल्फा बीटा का मान यहाँ रखोगे, जोड़ के स्टार बनेगा। बात समझ आ गई? ठीक, तो ये अल्फा बीटा के मान आपको याद रखने हैं, और बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो सब इसी पर डिपेंड करेंगे और इसी से निकल जाएंगे। जैसे बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, ये दो चीज़ें याद रखनी है। बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, वो ये होंगे। जैसे हम लोग लिखते थे k.E0 लिखते थे, तो अब क्या लिखना है हमें, k स्टार डॉट E0, क्योंकि अब k स्टार काम करेगा। ठीक है, k.B0 लिखते थे वैक्यूम में, तो आपको लिखना है k स्टार डॉट B इक्वल टू 0। ठीक, B से ही कैसे निकालते थे, B से ही निकालते थे B इक्वल टू k क्रॉस E अपॉन ओमेगा, ऐसे तो निकालते थे। तो यहाँ पे k स्टार लगाना। ये कैसे निकालते थे, E इक्वल टू माइनस का, तो यहाँ k स्टार आएगा, k स्टार क्रॉस B अपॉन म्यू एप्सिलॉन ओमेगा। किसी को यहाँ पे कभी वेलोसिटी मिल रही है, कहीं पे c मिल रहा है, तो भाई सिर्फ
इसकी ये वाली वैल्यू रखी हुई है, कितना होता है c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका यूज़ किया गया है इसमें, तो इस समझ में आ रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन μ0, तो बहुत ईजी है, कर लोगे तुम मैनेज यार, एडजस्ट कर लेना, इससे ही है, कर लोगे ना। अब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, सी स्क्वायर हो जाएगा, तब सी स्क्वायर हो जाएगा तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं μ0 μr, क्या रख सकते हैं μ0 μr। अब म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते हैं μ0 μr, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मान रखेंगे तो 1 आ जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट ये रहा, इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो उसे छोड़ देंगे, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, अब बात करते हैं कि मेन चीज़ें लाइन लिख देता हूँ मैं, एक ही लाइन लिख देता हूँ कि इन सभी इक्वेशन से क्या पता चलता है कि देखो के जो है वो ई के परपेंडिकुलर है, के जो है बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिंग मीडियम में एम्प्लाइज, ये कह सकते हैं स्टार इन कंडक्टिंग मीडियम, इन कंडक्टिंग मीडियम वेक्टर ई कोमा के स्टार and vector b are mutually perpendicular, ठीक है, स्टार पॉइंट है, एम्प्लाइज को काट दो। ओके, तो इतनी चीज़ हमने पढ़ ली कंडक्टिंग मीडियम के लिए। ओके, कंडक्टिंग मीडियम के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो। ठीक, अब हम डायरेक्शन बना के दिखाता हूँ, ये है मान लीजिए जेड डायरेक्शन है, कैसी डायरेक्शन है, जेड, ये क्या है एक्स डायरेक्शन, ये क्या है वाई डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी तो चलता है, ई एम वेव तो ऐसे चलती है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है, ऐसी चलती है। ईएम वेव तो ऐसे ही चलती है, ईएम वेव तो ऐसे ही चलती है, ईएम वेव तो ऐसे ही चलती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, वेक्टर ई इक्वल टू, देखना समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, ई नोट इंटू ई की पावर आई के डॉट आर, ये तो होता था माइनस ओमेगा टी। अब क्या लिखना है, यहाँ पे के स्टार लिखना है, के स्टार का मान रख दो, के स्टार का मान कितना होता है, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ई नोट इंटू ई की पावर, के स्टार का मान कितना होता है, अल्फा प्लस आई बीटा, मान रखो ई की पावर आई अल्फा प्लस आई बीटा डॉट वेक्टर आर माइनस का ओमेगा टी, वेक्टर ई इक्वल टू ई नोट इंटू ई की पावर, मल्टीप्लाई अंदर करो कितना आएगा, प्रोपोगेशन वेक्टर अल्फा को कहते हैं ना, सही गजब, आई अल्फा डॉट आर, यही है, प्लस आई बीटा डॉट आर माइनस का ओमेगा टी, करेक्ट। देखो अल्फा का नाम मैंने पीछे पढ़ा होगा, प्रोपोगेशन वेक्टर पढ़ा होगा इसको, और बीटा का अटेन्यूएशन बताया होगा, बीटा का अटेन्यूएशन बताया होगा शायद, देखना कौन सी डायरेक्शन बताओ मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में और वेव चल रही है, वेव चल रही है जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर ई कैसे लिखेंगे, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, एक्स कैप, और वेव चल रही है जेड डायरेक्शन में, तो अल्फा आर की जगह जेड लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे जेड प्लस आई बीटा जेड माइनस का ओमेगा टी, मल्टीप्लाई करो आई का कितना आएगा, वेक्टर ई इक्वल टू ई नोट एक्स कैप, आई की आई में करेंगे तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ई की पावर माइनस के बीटा जेड इंटू ई की पावर आई अल्फा जेड माइनस का ओमेगा टी, दिख रहा है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा है इस वेक्टर के साथ। अल्फा को हम क्या कहते हैं, वेव वेक्टर कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात चल रही है। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड will exponentially decay, ठीक है।
हियर मानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोनेंशियल डिके होगा। वो फैक्टर क्या है, ई की पावर माइनस बीटा जेड। ई की पावर माइनस बीटा जेड की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सपोनेंशियल डिके करता है। याद रखेंगे। एक बार और इस लाइन जाकर रिवाइज कर देता हूँ ताकि हमें एकदम रिकॉल रहे। कैसे लिखेंगे, एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो हमने निष्कर्ष निकाला कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कंडक्टिंग मीडियम में पास करेगी तो उसका मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्सपोनेंशियल डिके करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो इसको डायग्राम में क्या समझाएंगे, डायग्राम में ऐसे समझाएंगे। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट करता था और जैसे ही ये गया कंडक्टिंग मीडियम में ये एक्सपोनेंशियल डिके हो गया। थोड़ा ढंग से नहीं बना यार। यहाँ मान लो इसे कंडक्टिंग मीडियम में गया ऐसे और यहाँ एक्सपोनेंशियल डिके हो गया। कैसे, ई की पावर माइनस के बीटा जेड से। बीटा जेड, बीटा का फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको बता रखा है कंडक्टिंग मीडियम में। तो DUCTING कंडक्टिंग मीडियम, MEDIUM मीडियम। कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ क्या है, वैक्यूम, VACCUM वैक्यूम। ठीक, consider a conductor having conductivity epsilon not in volume but it is decay to move the surface after। अभी अलग अलग स्पेशल केसेस दे रखे हैं। to make the concept difficult। कोई नहीं, पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। इतनी समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें कंसीडर करना है, मतलब कल्पना करनी है एक ऐसे कंडक्टर मीडियम की इसकी कंडक्टिविटी जो है वो रो एफ है, रो एफ नॉट है 0 इन वॉल्यूम, बट इफ ऑलवेज इट डिकेज एंड मूव टू सरफेस आफ्टर सम टाइम t। ओके, कंसीडर मतलब कहने का मतलब जो है आप क्या मान के चल रहे हैं एक ऐसा मीडियम कंडक्टिंग मीडियम है जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है। क्या है, चार्ज डेंसिटी को टाइम डिपेंडेंट मानेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ चल रही है। चार्ज डेंसिटी को टाइम डिपेंडेंट मानेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ चल रही है। कंसीडर CONSIDR कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग कंडक्टिविटी रो एफ नॉट इन वॉल्यूम but it decays and move to surface when move to surface की तरफ जाने पर वो डिक्रीज करती है आफ्टर सम टाइम ठीक है। Now for conducting equation, now by equation of continuity, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है सबको, याद होनी चाहिए। कितनी होती है, डेल डॉट JF प्लस डेल ओवर डेल टी इक्वल टू 0, डेल ओवर डेल टी इक्वल टू 0। ठीक, जी क्या होता है, जे होता है सिग्मा ई। क्या होता है, सिग्मा डेल डॉट ई इक्वल टू माइनस के डेल रो एफ ओवर डेल टी। डेल डॉट ई कितना होता है, रो अपन एप्सिलॉन नॉट, गोस फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट लॉ, रो अपन एप्सिलॉन कितना आ गया माइनस डेल रो एफ ओवर डेल टी। एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया, क्योंकि वैक्यूम नहीं है कंडक्टिंग मीडियम में। कितना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, टी को जल ले आओ,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, डेल टी इधर ले आए, माइनस का डेल रो एफ अपन रो को नीचे ले गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी इक्वल टू माइनस का लोग रो एफ कितना है, लोग रो एफ प्लस सी। अब बात आती है यहाँ सी क्या है, यहाँ पर सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कैसे निकालेंगे, इनिशियली, ठीक है। हेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई एन टी जी आर ए टी आई ओ एन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड वी विल फाइंड इट्स वैल्यू इनिशियली। कैसे निकालेंगे भाई, इनिशियल टाइम में जब t इक्वल टू 0 था तो मैंने आपको शुरू में माना है रो एफ इक्वल टू कितना है, वो रो एफ नोट है। लगाओ भाई, t इक्वल टू 0 पर नोट यहाँ पर रखो, नहीं करते हो थोड़ा सा, t का मान 0 रखो तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का log e बेस पर रो एफ 0 प्लस सी, तो एम्प्लाइज सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log e बेस पे रो एफ नोट, इसको उधर ले गए ना, ये मान रख दो इस इक्वेशन में, बताओ कितना आएगा, पुटिंग इन इक्वेशन ए मान लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन ए, क्या चल रही थी इक्वेशन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी इक्वल टू कितना, माइनस का log ई रो एफ, माइनस का log ई बेस पर रो एफ प्लस सी था। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है प्लस का सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है प्लस का log ई बेस पर रो एफ नॉट, ओके, प्लस का log ई बेस पर रो एफ नॉट, माइनस कॉमन ले लो, माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी log ई बेस पर रो एफ माइनस log ई बेस पर रो एफ नॉट, माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी इक्वल टू log ई बेस पर रो एफ अपॉन रो एफ नॉट, एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखेंगे तो ई की पावर माइनस के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी इक्वल टू रो एफ नॉट, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे कितना आएगा, एम्प्लाइज रो एफ नॉट इंटू ई की पावर माइनस के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी इक्वल टू रो एफ, ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट, एम्प्लाइज रो एफ इंटू टाइम डिपेंडेंट इक्वल टू रो एफ 0 टाइम पर इंटू ई की पावर माइनस के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। ये कई बार आपको विकल्प भी मिल गया है, अगर टाइम डिपेंडेंट आपका यहाँ पर चार डेंसिटी हो तो वो इस प्रकार डिपेंड करती है, ठीक। एक अपनी स्टैंडर्ड टाइम इक्वेशन होती है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, STNDARD स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी आपको पता चला कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, रो एफ टी इक्वल टू रो एफ नॉट, कई जगह आपने देखी होगी, ई की पावर माइनस का टी अपॉन टू, जब भी रिडक्टिविटी वगैरह चलेगी तो यही चलेगा, ई की पावर अपॉन टी अपॉन टू, इससे कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, देखो टो का मान निकालो, एम्प्लाइज टो का मान आ जाएगा टो इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कितना आएगा, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा, तो टो को क्या कहते हैं, टो को इसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम, RELAXATION, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक, बिल्कुल सही बात, यह कैरेक्टरिस्टिक टाइम भी कहते हैं, कंडक्टर, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी, ठीक। तो कई बार क्वेश्चन में वेयर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम, कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। तो कई बार सवाल जो यहाँ से बन जाता है, सीधी सी बात है, डिवाइड करना है एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा को, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, लेकिन जो यहाँ तक नहीं पढ़ा होगा
उसके लिए तो होगी ना खतरनाक चीज़, तो यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा तब जाकर आपको पता चलेगा फॉर्मूला कहाँ से आया रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक है, अब खुद देखें एक चीज़, ये रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट मान सकता हूँ। तो कंडक्टिविटी अगर हाइयर होगी तो क्या होगा, अगर कंडक्टिविटी हाइयर होगी तो क्या होगा, अगर कंडक्टिविटी हाइयर होगी तो डीके विल बी फास्टर, डीके फास्टर होगा। कैसे पता चलेगा इस बात का, तो ये डीके इक्वेशन है। क्या है वास्तव में, एक डीके इक्वेशन है, जैसे कि हम पढ़ते हैं एक किसमें, हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी तो होता है एन स्क्वायर टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा स्क्वायर डी के कांस्टेंट होता है, वैसे ही है। तो आप यहाँ देखेंगे सिग्मा अगर ज़्यादा होगा तो ई की पावर नेगेटिव चीज़, तो सिग्मा ज़्यादा होने पर डीके तेजी से होगा, बड़ी सीधी बात है। तो सिग्मा बढ़ने पर डीके फास्टर हो रहा है। ठीक है, अगर सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, खुद देखो जरा, अगर सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है, तो रोटी की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी, रोटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और आपका यहाँ से देखें सिग्मा वैल्यू इनफाइनाइट होने पर टो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम आपका जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। रियल कंडक्टर की बात करें, conductivity is finite and time is non-zero। वेव वेलोसिटी देखते हैं क्या कैसे पढ़ाना है तुम्हें। ठीक है, छोड़ो इस टॉपिक को, आपका बात करते हैं हम करते हैं वेव वेलोसिटी की बात। तो नया टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वेव वेलोसिटी अच्छा टॉपिक है और अच्छे समझने का प्रयास करें। आई होप बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको वेव वेलोसिटी पढ़ने में। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चलो नेक्स्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं, इतना स्पेस छोड़ देते हैं, छोड़ो। ओके, अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है वेव वेलोसिटी। क्या टॉपिक है, वेव वेलोसिटी एम्प्लाइज वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ला के दिखाई थी, वो थी ई इक्वल टू, अगर आपने थोड़ी सी याद करोगे तो ई नॉट एक्स कैप इंटू ई टू दी पावर माइनस के बीटा जेड इंटू ई टू दी पावर आई अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी, ये थी। अगर हम फेज वेलोसिटी की बात करूँ तो ओमेगा अपॉन टी फेज वेलोसिटी कहलाती है। यहाँ पे ओमेगा अपॉन के को फेज वेलोसिटी कहते हैं, सॉरी ओमेगा अपॉन के को फेज वेलोसिटी कहते हैं, देख रहे, ओमेगा अपॉन के को फेज वेलोसिटी कहते हैं, वीपी। तो एल्फा अपॉन टी के बराबर होगा। क्या है इसमें, कुछ गड़बड़ी है क्या, दोबारा लिखो एक बार, कितना है ये, क्या चीज़ लिखी है ये बताओ। ये लिखा है अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक। वेव वेलोसिटी लानी है। सबसे सिंपल तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा लिखो तुम, वेक्टर ई इक्वल टू ई टू द ई नॉट इंटू एक्स कैप इंटू ई टू द पावर माइनस के बीटा जेड इंटू ई की पावर आई अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी, ठीक है। बाय डायमेंशनल एनालिसिस, बाय डायमेंशनल एनालिसिस है ना, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, ई की पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको जीरो के इक्वल रखो। ई जेड माइनस ओमेगा टी इक्वल टू जीरो के इक्वल रखा, इसको इधर ले आया, इतना हो गया। अल्फा जेड इक्वल टू ओमेगा टी हो गया, इसको इसके नीचे लाए, दूरी बटे समय हो गया, इसको इसके नीचे लाए, ओमेगा अपॉन अल्फा हो गया, दूरी बटे समय चाल होती है, इसे कहते हैं वीपी फेज वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अपॉन अल्फा, ठीक। तो ये फेज वेलोसिटी का फॉर्म में आ गया, कितना है, ओमेगा अपॉन अल्फा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी का फॉर्म आ गया ओमेगा अपॉन अल्फा। स्किन डेप्थ कितना होता है, स्किन डेप्थ होता है आपका
स्क्रीन डेप्थ तो डेल्टा शो करते हैं, डेल्टा स्क्वायर होता है 1/बीटा, 1/बीटा, डेल्टा स्क्वायर होता है 1/बीटा, याद रखेंगे स्क्रीन डेप्थ का फॉर्मूला 1/बीटा होता है। कोई पूछे अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा के वो लंबे लंबे जो फार्मूले थे वही अल्फा बीटा के फार्मूले थे, मैंने आपको बता दिया था, पीछे लिखवा दिया है, एक बार जरूर याद कर लें। फेज वेलोसिटी ये होती है, स्क्रीन डेप्थ इतना होता है। अब बात करते हैं यही चीज़ अगर हम गुड कंडक्टर के लिए निकालें और बैड कंडक्टर के लिए निकालें तो कैसे निकालेंगे, गुड कंडक्टर के लिए निकालें और बैड कंडक्टर के निकालें तो कैसे निकालेंगे। E0/E स्क्रीन डेप्थ, स्क्रीन डेप्थ पता है ना किसे कहते हैं, स्क्रीन डेप्थ वो स्क्रीन डेप्थ उस डिस्टेंस को कहते हैं जितने टाइम में वो 1/E जो है उसका एम्पलीट्यूड घट जाए, उसका एम्पलीट्यूड 1/E टाइम्स घट जाए। स्क्रीन डेप्थ लिखता हूँ, डेफिनेशन लिखते हैं, चलो एम्प्लाइज स्क्रीन डेप्थ, स्क्रीन डेप्थ is the distance into the conductor at which amplitude of EM wave decays to 1/E, value of amplitude on the surface, value of amplitude on surface, on SURFACE surface। ठीक, तो अगर आपको अल्फा निकालना है गुड कंडक्टर के लिए या बैड कंडक्टर के लिए, उसके लिए भी अलग अलग पैरामीटर हैं। तो क्योंकि कंडक्टर अगर बेस्ट होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू अलग होती है, मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है। वो सारी सिचुएशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा। ठीक, गुड कंडक्टर में जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा से बड़ा होता है। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ मैं कंडीशंस, CONDITION कंडीशन फॉर गुड एंड बैड कंडक्टर, गुड एंड बैड कंडक्टर। याद रखेंगे इस बात को, अगर गुड कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर के लिए आपके लिए सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन ओमेगा ये चीज़ एक से बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। और बैड कंडक्टर के लिए, बैड CONDUCT और कंडक्टर के लिए ये चीज़ एप्सिलॉन ओमेगा एक से छोटी होगी। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, बैड। ओके, इसके पीछे ही पढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं, हम एवल्यूट करके देखते हैं जरा अल्फा और बीटा की वैल्यू। जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू एवल्यूट कर लेंगे तभी हम वेलोसिटी को एवल्यूट कर पाएंगे। जरा एवल्यूशन को देखते हैं। अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, अल्फा इक्वल टू, ध्यान से बताएंगे, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 जो पहले पढ़ाया था वो, इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2। अब बात है, अगर मैं इसे गुड कंडक्टर के लिखना चाहता हूँ, अल्फा गुड के लिए, तो मैंने क्या बताया था, ये चीज़ एक से बड़ी होती है, छोटी होती है, एक से बड़ी होती है। अभी क्या बताया था मैंने आपको, देखो गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा जो है वो एक से बड़ा होता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ एक से बड़ा है तो एक को नेगलेक्ट कर दो, ओमेगा इंटीग्रल म्यू एप्सिलॉन बाई 2, ये एक को नेगलेक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2, और स्क्वायर से कट गया, कितना बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा बचा प्लस 1 की पावर 1/2, और ये एक से बड़ा तो यहाँ भी एक को नेगलेक्ट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ ये बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा की पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2, और इसे भी अंडर रूट ही कहते हैं, अंडर रूट सिग्मा एप्सिलॉन और ओमेगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया तो कितना आ गया, और ओमेगा अंडर रूट म्यू सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा। यही तो आया अल्फा गुड, यही आया मेरे हिसाब से तो भाई,
अंदर ले आओ, कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और इंटू ओमेगा, एक ओमेगा कट गया, कितना आया, अंडर रूट म्यू सिग्मा और एक ओमेगा बाई 2, ये होता है अल्फ़ा गुड, अल्फ़ा गुड। ठीक, ऐसे बीटा गुड निकालेंगे तो बीटा गुड में भी एवोल्यूशन करेंगे तो बीटा गुड भी जो है इतना ही आएगा आपका, कितना आएगा, अंडर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा बाय 2। क्यों जरूरत पड़ी इसकी, जरूरत क्यों पड़ी, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे, वेव वेलोसिटी इन गुड कंडक्टर, सो वेव वेलोसिटी इन गुड कंडक्टर, तो मैंने अभी क्या बताया था, गुड कंडक्टर वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, वीपी, वेव वेलोसिटी कितना होता है, ये होता है ओमेगा अपॉन अल्फा गुड, ओमेगा अपॉन अल्फा गुड, लगाओ भैया ओमेगा, तो ओमेगा होता है अल्फा गुड, अभी सॉल्व करा है, कितना है, इतना है, म्यू सिग्मा ओमेगा बाय 2, तो ये चीज़ आपको ऊपर लानी है तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट 2 अपॉन कितना है, म्यू सिग्मा ओमेगा, ओमेगा को अंदर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, कितना आ गया, ये आ गया 2 ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा, ये आ गया फेज वेलोसिटी या वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको लिखवाता तो आपको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। गुड कंडक्टर के लिए फेज वेलोसिटी आपको निकालने को कह रहा है और आपको म्यू और सिग्मा की वैल्यू दी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और आपको मैं स्किन डेप्थ और बता देता हूँ, एंड स्किन डेप्थ, SKIN स्किन DEPTH डेप्थ ऑफ गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ कितना होता है, डेल्टा गुड इक्वल टू 1 अपॉन बीटा गुड, 1 अपॉन बीटा गुड, तो 1 अपॉन बीटा कितना है, बीटा ये रहा, कितना है, अंडर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा बाय 2, तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर पहुंचा देंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर पहुंचा दो, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा। ये पढ़ लिया अपनों ने आज। ठीक, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, अल्फा गुड, बीटा गुड सब पढ़ लिया। बैड कंडक्टर के लिए निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, तो बैड कंडक्टर के लिए निकाल सकते हो यही चीज़, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते तो भी बताओ भाई, मैं तो निकाल दूंगा, अपन तो निकाल देगा बैड कंडक्टर के लिए। चलो मैं तुम्हें बैड कंडक्टर के लिए निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, नाउ फॉर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर, अब लेस देन 1 कर लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे उस हिसाब से, तो आ जाएगा अल्फा पुअर इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, तो वी पुअर निकालोगे इस हिसाब से तो कितना आएगा, वी पुअर कितना होता है, ओमेगा अपॉन अल्फा पुअर, ये तो होता है ओमेगा अपॉन अल्फा पुअर, तो ओमेगा अपॉन अल्फा पुअर कितना है, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1 अपॉन, इससे तो कट गया, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, पुअर के लिए ये होता है। बीटा पुअर निकालो, बीटा पुअर मतलब बैड कंडक्टर, तो यही सोल्व करेंगे। सोल्व कौन सी क्वेश्चन करनी है, सोल्व वाली क्वेश्चन करनी है, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल पावर 1/2। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, बीटा पुअर तो आएगा आपका कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, बीटा पुअर तो क्या निकाल सकते हैं, स्किन डेप्थ निकालो, स्किन डेप्थ कितना आएगा, स्किन DEPTH डेप्थ, स्किन डेप्थ कितना होता है, डेल्टा पुअर इक्वल टू 1 अपॉन बीटा पुअर, 1 अपॉन बीटा पुअर, बीटा पुअर निकालो कितना आएगा, 1 अपॉन बीटा पुअर कितना है, सिग्मा अपॉन 2 अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये चीज़ ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अंडर रूट म्यू, तो ये हो जाएगा कितना 2 अपॉन सिग्मा अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन म्यू, ये कितना है, डेल पुअर है। ठीक, तो हमने फेज वेलोसिटी भी निकाल दी, पुअर के लिए भी देखो मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, कहाँ है, बड़ा ब्रैकेट हो कोई बात नहीं,
ये है फेज वेलोसिटी, ये फेज वेलोसिटी है और ये स्किन डेप्थ है। फेज वेलोसिटी स्किन डेप्थ दोनों के लिए निकालनी है हमें। फेज वेलोसिटी और स्किन डेप्थ दोनों के लिए निकालनी है हमें। किस किस के लिए? फेज वेलोसिटी भी निकालनी है हमें और स्किन डेप्थ भी निकालनी है हमें, पुअर कंडक्टर के लिए भी और गुड कंडक्टर के लिए भी। ठीक है, तो मैंने दोनों के लिए निकाल दिया, आप जरूर याद करें। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। स्टार पॉइंट, स्टार 4 इंसुलेटिंग मीडियम, INSULATING, इंसुलेटिंग मीडियम। अगर आपका मीडियम इंसुलेटिंग है तो क्या होगा, मतलब परफेक्टली डाइलेक्ट्रिक है या परफेक्टली डाइलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक है, तो उसके लिए आपका डेल्टा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। याद रखेंगे इस चीज़ को, कभी टिक मार देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट कंडक्टर के लिए सोचो जरा। 4 परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर के लिए, परफेक्ट कंडक्टर के लिए जिसकी डेप्थ है डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। स्किन डेप्थ स्मॉल होगा, मतलब क्या होगा, स्मॉल। स्किन डेप्थ DPTH डेप्थ विल बी टू स्मॉल, विल बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक, उसके बाद EM वेव कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द कंडक्टर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। स्टार बना के लिखेंगे EM वेव कैन नॉट पेनिट्रेट, PENETRAT, पेनिट्रेट नहीं कर सकता into the conductor, कंडक्टर में पेनिट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि वो उसका एम्पलीट्यूड डिके हो जाता है, और जब किसी का एम्पलीट्यूड डिके होता है तो सीधी बात है वो उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो एम्पलीट्यूड डिके होने के कारण वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इतना हमने पढ़ा कि कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता कोई भी EM वेव।